मतलब वो सोशल इकोनॉमिक और ये कॉमर्स इम्प्रूवमेंट के लिए काम करता है, उसका भी असेसमेंट अलग होता है क्या सर? हाँ, उसका वो अलग अलग होता है, वो अलग है, ये अलग है। ठीक है सर, वो भी है क्या कोर्स? हाँ, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है सर। और बोलिए। और सर एक चीज, ये डीप डिस्काउंट बॉन्ड क्या होता है? अभी कहाँ से आ गया? सर ये ना अभी जब मैंने कैपिटल गेन और अदर कॉस्ट का टेस्ट दिया ना, उसके जीरो बाद कूपन मैंने बॉन्ड पढ़े आपका, थे, हाँ, वही होता है डीप डिस्काउंट बॉन्ड। इसमें आपने डेट वाइज कुछ डाला है सर अपने अमेंडमेंट नोट्स में, लेकिन आपकी अदर कॉस्ट की वीडियो में भी उसके बारे में कोई मतलब जिक्र नहीं वो है। रहने दो, तो अगर मैंने वीडियो में नहीं बताया तो आप मान के चलो वो रिलेवेंट नहीं है, छोड़ दो। अच्छा, रूल ठीक है में तो सर। बहुत चीजें लिखी है, अपने एक्ट तो अपन कितना कवर करते हैं। हाँ जी, और कोई? ठीक है भाई, किसी को डाउट? किसी ने पढ़ा तो था क्या घर जाके ये बिजनेस ट्रस्ट? ये तो बता दो। किस किसने जाके रीडिंग लगाई थी? मैंने बोला था इसको रीडिंग लगा लेना एक बार, लगाई थी किसी ने रीडिंग? वेरी गुड, निवी ने लगाई थी, वेरी गुड निवी। शेफाली वेरी गुड, पंकज वेरी गुड, हर्षित वेरी गुड। और अरे भैया लगा लो, पढ़ लो, कितनी बार कहना पड़ेगा? नालायक के नालायक ही रहोगे क्या? चलिए सुनिए आगे भी। आगे क्या बोला है सर? अब मैं एक बार बता देता हूँ फटाफट, बिजनेस ट्रस्ट में हमने क्या पढ़ा था, 2 मिनट में क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने कहा कि सर कोई भी बिजनेस ट्रस्ट जो कि सभी के अलग अलग रूल के अंदर रजिस्टर्ड होता है, उस रूल में रजिस्टर्ड होने के बाद वो 2 तरीके के जनरली बिजनेस ट्रस्ट होते हैं। एक होता है रियल इस्टेट बिजनेस इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बिजनेस ट्रस्ट होता है। ठीक है, वो केस में लगाता है सिक्योरिटीज में, एसपीवी के शेयर्स में, उनमें पैसा लगाते हैं। और रियल एस्टेट ट्रस्ट होता है वो प्रॉपर्टीज में पैसा लगाता है। इससे जो इनकम होती है बिजनेस ट्रस्ट को, जनरली रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, इसके अलावा एलटीसीजी, एसटीसीजी, डिविडेंड इनकम, इस तरीके की इनकम्स होती हैं। जो जो इनकम स्पेशल रेटेड टैक्सेबल है वो तो स्पेशल रेटेड ही रहेगी, वो कहीं पे भी चेंज नहीं होगी, चाहे असेसमेंट किसी का भी क्यों ना हो। तो 111 है, 112 है और 112, ये 3 इनकम जो स्पेशल रेटेड हम पढ़ते हैं, ठीक है, कैजुअल यहाँ पे नहीं है, तो 3 इनकम जो हम स्पेशल रेटेड पढ़ते हैं वो तीनों इनकम उसी रेट से टैक्सेबल होगी, उसकी रेट कभी भी आपको चेंज नहीं करनी है। बाकी जो रेट थी वो एमएमआर से टैक्सेबल हो जाएगी, और इंटरेस्ट और रेंटल इनकम बिजनेस ट्रस्ट के लिए एग्जम्प्ट होती है, राइट। अब बिजनेस ट्रस्ट क्या करता है, इन्हीं इनकम को पास ऑन कर देता है सर यूनिट होल्डर को। कुछ इनकम एज इट इज पास ऑन कर देता है, और कुछ इनकम जो एनएवी की जो बढ़त होती है ना यूनिट होल्डर को, वो हो जाती है। तो यूनिट होल्डर को क्या मिल जाता है? वहां से इंटरेस्ट मिल जाता है, वहां से रेंट मिल जाता है, वहां से डिविडेंड मिल जाता है, और वहां के यूनिट को बेचने पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मिल जाता है, राइट। अब यूनिट होल्डर को जब ये चीजें मिलेगी, इंटरेस्ट वगैरह, तो इंटरेस्ट और रेंटल इनकम जो कि एग्जाम्प्ट थी बिजनेस ट्रस्ट के लिए, वो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगी किसके लिए? यूनिट होल्डर के लिए टैक्सेबल हो जाएगी। अब यूनिट होल्डर के लिए टैक्सेबल है तो जाहिर सी बात है बिजनेस ट्रस्ट यूनिट होल्डर को वो इनकम देते टाइम पे उसका टीडीएस भी काटेगा। अगर रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं इंडियन को, तो 10% की रेट से टीडीएस काटेगा, और नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए रेट आपको बताई थी मैंने, इंटरेस्ट के केस में 5% और उसके केस में अलग अलग रेट से। अच्छा, टीडीएस में एक खास बात याद रखना, है ना। टीडीएस में क्या हुआ, अभी कोविड चल रहा था ना, लास्ट ईयर भी, अभी भी चल रहा है और लास्ट ईयर भी चल रहा था कोविड, तो उस चक्कर में टीडीएस रेट को 25% से रिड्यूस किया गया था। 25% से टीडीएस रेट को रिड्यूस किया गया था। क्या बोला गया था कि 14 मई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक आप किसी को अगर पेमेंट करेंगे तो उसका टीडीएस आप 25% कम करके काटेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के रेट है 5%, तो आप उसका टीडीएस 3.75% काट लेंगे। अगर किसी की रेट है 10%, तो आप उसका टीडीएस 7.5% काट लेंगे, राइट। अगर किसी की रेट है 20%, तो आप उसका टीडीएस 15% काट लेंगे। तो हर टीडीएस की रेट अगर इस पीरियड में पे किया गया है तो उसमें कोविड की वजह से 25% का रिलैक्सेशन दिया गया। समझ गए? 25% किसका? रेट का 25%। इज दैट क्लियर? ये मैंने आपको जो टीडीएस का चार्ट भेजा था उसमें भी लिखा हुआ था, अगर आपने गौर किया होगा तो, ठीक है। हालांकि नॉन रेजिडेंट की जो रेट है उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। नॉन रेजिडेंट की रेट अगर 5% है तो 5% ही कटेगा।
ओके। अरे भेजा तो था चार्ट, भेजा था नहीं भेजा था? नहीं भेजा सर, आपने पीडीएफ टीसीएस तो अभी कराया ही नहीं। अभी भेज देंगे। चलिए आगे आ जाइए सर। कुछ छोटी मोटी बातें दे रखी है ना, तो ये आप चाहो तो एक बार पढ़ लेना, वैसे तो नॉट सो इम्पोर्टेंट वाली बातें नहीं है, मैंने आपको कवर कर दी है वैसे अपने उसके अंदर। ठीक है, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, क्या देखिए, ये कौन है सर? ये बीटी है, हमारा बिजनेस ट्रस्ट है, राइट। इसने यहां से इंटरेस्ट कमाया सपोज, ठीक है, और ये इंटरेस्ट यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, नहीं किया। अब ये इंटरेस्ट इसके लिए तो क्या है? एग्जम्प्ट है। और जब इसने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो हमें तो यहाँ टैक्स मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भैया सुनो, ऐसी बात है कि अगर आपने ये इनकम डिस्ट्रीब्यूट नहीं की तो हम उसे डीम टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड मान लेंगे, ठीक है। लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर पे अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं की तो हम उसे डीम टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड मान लेंगे और उस पर यूनिट होल्डर के लिए टैक्स चार्ज करेंगे। समझ गए? ओके, वरना तो हमें तो आप टैक्स ही नहीं दोगे, या आप बांटोगे नहीं पहले और हमें टैक्स मिलेगा नहीं। नेक्स्ट आ जाएगी सर। अब क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, एक बड़े ध्यान से देखिएगा। अरे डीम्ड इनकम का कंसेप्ट होता है ना, डीम्ड इनकम का कंसेप्ट नहीं पढ़ा क्या हमने कहीं पे? डीम्ड इनकम का कंसेप्ट पढ़ा नहीं पढ़ा? उनमें इनकम होती है क्या? क्या उनमें एक्चुअल इनफ्लो आउटफ्लो होता है क्या? तो फिर क्यों बोल रहे हो कि सर ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं सर, जैसे आपने बोला कि वो मान लीजिए यूनिट होल्डर से टैक्स चार्ज करेंगे, सर यूनिट होल्डर को इनकम तो एक्चुअल में पास ऑन हुई नहीं, ठीक अरे है तो सर, वो डीम, तो बिजनेस ट्रस्ट ने रख ली। बेवकूफी वाली बातें क्यों करते हो? जब मैं कह रहा हूँ डीम टू बी क्रेडिट बोल रहे हैं, तो डीमिंग प्रोविजन अगर लग गया तो फिर एक्चुअलिटी की क्या जरूरत है? तो अगर आपको कहेगा कि भैया मान के आप पे टैक्स लगाएंगे, आप घर किराए पे नहीं दोगे फिर भी हम मानेंगे घर किराए पे, तो फिर आप वापस बोलोगे कि नहीं नहीं सर हम तो किराया मिल ही नहीं रहा, टैक्स क्यों लेगा? तो सर मैंने अगर किसी के बिजनेस ट्रस्ट में इन्वेस्ट किया, उसकी यूनिट बाई की, वो मुझे डिविडेंड तो दे ही नहीं रहा, ठीक है, लेकिन मैं टैक्स पे करता जा रहा हूँ उससे, मुझे फायदा क्या है फिर मत खरीदो, इसमें? बस मत मेरी खरीदो, यूनिट का जो प्राइस बढ़ रहा है वही फायदा है। अरे मत खरीदो, नहीं खरीदना तो। कैसी बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो यार, मैं डिविडेंड की बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो इनकम बिजनेस ट्रस्ट के लिए एग्जेम्प्ट है उसकी बात कर रहा सर उसमें 3 आती है ना, एक रेंटल इनकम आता है, एक इंटरेस्ट इनकम आता है, एक डिविडेंड इनकम आता है। वो तीनों बिजनेस के लिए टैक्सेबल नहीं होता, एग्जेम्प्ट होती है, हूँ। और वो तो पास ऑन डिविडेंड हो पास जाती ऑन है। करने का बताया था क्या तुमको कि डिविडेंड पास ऑन करता है? डिविडेंड वैसे अच्छा, टैक्सेबल बताया था क्या यूनिट होल्डर के लिए? यूनिट होल्डर के लिए होता है। होता है, हाँ, डिविडेंड को पास ऑन करता है? यूनिट होल्डर थोड़ी करेगा सर, बिजनेस ट्रस्ट करेगा ना। नहीं, पास ऑन करता है क्या बिजनेस ट्रस्ट डिविडेंड? लिखवाया था क्या मैंने अच्छा, ऐसा? ये तो मैंने पढ़ा था सर, बिजनेस डिविडेंड इनकम होती है उसको यूनिट मैं होल्डर वो को। पूछ रहा हूँ, वो बताओ, मैंने पढ़ाया था, मैंने लिखाया था क्या? अब तुम आधा ज्ञान तो तुम अलग से पढ़ के आ जाते हो और आधा सर ज्ञान आपकी वीडियो से ही पढ़ा था मैंने तो। नहीं मैंने पढ़ाया है। मुझे मेरे से लगता है पढ़ाया था। तो पूछ रहा हूँ पढ़ाया है क्या मैंने, ऐसे लिखाया है क्या मुझे मैंने कि लगता है पढ़ाया है सर, पढ़ाया है? इसलिए हाँ, मैंने जब वीडियो देखा तो मुझे तो यही समझ आया। अब दिखाओ तुम, अब पलटो मत बात को, अभी तुम कह रहे हो मुझे ऐसा पढ़ाया है, अब तुम कह रहे हो कि मेरे को ऐसे समझ में आया। पहले सर जो मुझे समझ में आएगा मैं वही तो बताऊंगा ना सर। तुम्हें तो पता नहीं क्या क्या समझ में आ जाएगा।
तभी उसका तो सर मतलब पूछ रहा हूँ कि आप उसका डाउट फिर क्लियर करो कि मैंने गलत समझ लिया या नहीं, तो तुम ये क्यों बोल रहे हो कि मैंने ऐसा पढ़ा है? डाउट अलग चीज है और वो अलग चीज है। ठीक। तो सर मुझे ये समझ आया कि आपने आप मुझे ये समझ आया कि ट्रांसफर करता है मैंने तुम्हें डिविडेंड पहले भी इनकम। कहा है कि ये बात कभी मत बोला करो कि आपने ये करवाया है। या तो पहले ढंग से पढ़ो। आधा अधूरा ज्ञान पढ़ लेते हो और उसके बाद में खुद भी कंफ्यूज रहते हो और भी बच्चों को कंफ्यूज करते हो। चलो सर, मैं नहीं करता वो डिविडेंड इनकम। अब वो आपने डिविडेंड इनकम माना और फिर मैं उससे वो ट्रांसफर नहीं कर रहा, तो मैं उस पर टैक्स क्यों दे रहा हूँ, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। डीम्ड सेक्शन होता है, इनकम टैक्स कहता है कि भैया डीम टू बी क्रेडिट मानेंगे तो आपके लिए वो टैक्सेबल होगा। आई बात समझ में? अब डीम टैक्सेशन है तो है। आप ये गवर्नमेंट से जाके पूछो कि सर आपने टैक्सेशन क्यों किया, हाउस प्रॉपर्टी में क्यों दिया भाई तुमने, मुझे एक बार बताओ। आपने डीम्ड टू बी लेट आउट क्यों किया, आपने वहां ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया, मुझे पहले ये समझाओ। वो तो लॉ कहता है कि हम तो ये मानेंगे कि आप। तो यहाँ लो नहीं लगता, मतलब ये हम कह रहे हैं, यहाँ हम मन से कह रहे हैं। ठीक है सर। ऐसे यार बिल्कुल भी बातें करते हो। देखिए, सुनिए भाई, क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। एनी इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ए बिजनेस ट्रस्ट टू यूनिट होल्डर, एनी इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बिजनेस ट्रस्ट टू यूनिट होल्डर्स shall be deemed to be the same nature। ये बात ध्यान रखिएगा, सेम नेचर की मानी जाएगी। जब आप इनकम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे आपने इंटरेस्ट इनकम डिस्ट्रीब्यूट की, तो वो यूनिट होल्डर के लिए भी इंटरेस्ट इनकम ही बनेगी। तो यूनिट होल्डर के लिए भी क्या बनेगी, इंटरेस्ट इनकम ही बनेगी, उसका मैनर चेंज नहीं होगा। समझ गए? ओके, तो ये आपको ध्यान रखनी है यहाँ से, ठीक है। ओके, अब सुनिए सर, आगे आगे क्या कह रहा है सर ये, कि आपने क्या किया कि पहले अगर डीम टू बी क्रेडिट के हिसाब से इनकम टैक्सेबल कर दी, अगर आपने पहले डीम टू बी क्रेडिट के हिसाब से इनकम टैक्सेबल कर दी, जैसे बिजनेस ट्रस्ट को इंटरेस्ट मिला, ठीक है, इसने वो इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, ठीक है, ऑन लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, तो इसे क्या मान लिया सर, डीम टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड मान लिया, ठीक है। अब जब ये एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मान लीजिए ये 5 अप्रैल को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है एक्चुअल में, तो क्या ये दोबारा से टैक्सेबल होगा ये यूनिट होल्डर के लिए? नहीं सर, दोबारा से टैक्सेबल नहीं होगा, तो ऑलरेडी हो चुका है। समझ गए? यस सर। ओके, आगे आ जाइए सर। अब देखो क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन से सारी बात क्लियर हो जाएगी। हालांकि इस क्वेश्चन में भी एक मिस प्रिंटिंग है, ठीक है, क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, ये ध्यान रखना। आपको देखने से खुद को समझ में आ जाएगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्वेश्चन में क्या मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। सर एग्जाम में इनका क्वेश्चन आता है क्या? आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता इनका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। फिर भी आपको पढ़ना तो है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। DEF इज ए रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है। अब आगे बोलने की जरूरत है कि बिजनेस ट्रस्ट है? बताइए, कहीं आपके मन में आए सर ये तो बिजनेस ट्रस्ट, ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है ना, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा सर बिजनेस ट्रस्ट है, बोलने की जरूरत है क्या?
नहीं है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बोलते हैं, आपको समझ जाना चाहिए कि बिजनेस ट्रस्ट है, हर चीज लिख के नहीं देगा वो, ठीक है। ये कोई 11th-12th का एग्जाम तो है नहीं। It owns house property in different part of Maharashtra. Besides, it hold controlling interest in A Limited. तो क्या A Limited इसके लिए SPV बन गई? बताइए सर। DEF एक BT है, ठीक है, और ये कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्ड करता है A Limited के अंदर। तो क्या ये A Limited इसका SPV बन गया? यस सर, इसका SPV बन गया, ठीक है। इसके साथ ही साथ ये क्या करता है सर, ये प्रॉपर्टी और होल्ड करता है, ठीक है। आगे लिखा है सर, एनुअल इनकम ऑफ DEF फॉर द पर्पज ऑफ 2021 आर एज अंडर। ये इनकम इन्होंने कमाई, किसने? बिजनेस ट्रस्ट ने कमाई। अब हमसे क्या चाहता है वो सुनिए ध्यान से। सर हमसे ये चाहता है कि आप DEF डिस्ट्रीब्यूटेड 50 करोड़ टू द यूनिट होल्डर। DEF ने 50 करोड़ रुपए जितने कमाए थे उसमें से 50 करोड़ रुपए बांट दिए, ठीक है, तो इट्स यूनिट होल्डर। अब X वन ऑफ द यूनिट होल्डर होल्ड 10% यूनिट इन DEF। एक है मिस्टर X, इनके पास इस बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट है, कितने परसेंट यूनिट है? 10% यूनिट है। कितने परसेंट यूनिट है? 10% यूनिट है, राइट। और कंप्यूट द इनकम इन द हैंड ऑफ DEF एंड X, दोनों की निकाल दी। तो बताइए क्या हम निकाल सकते हैं दोनों की इनकम? बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक बार ध्यान से सोचना और समझना, पहले मैं बिजनेस ट्रस्ट की बात कर रहा हूं, सिर्फ बिजनेस ट्रस्ट की बात करना, ठीक है। DEF पहली इनकम दे रखी है रेंटल इनकम, कंप्यूटेड मतलब कोई भी तरीके की डिडक्शन विडक्शन सब काटी पीटी है। बताइए क्या रेंटल इनकम टैक्सेबल करनी है या नहीं करनी DEF के लिए? सोच समझ के बताना, आंसर छुपा देता हूं, बोलिए। रेंटल इनकम टैक्सेबल करनी या नहीं करनी बिजनेस ट्रस्ट के लिए? नहीं करनी सर, एग्जम्प्टेड, ठीक है। आगे लिखा सर LTCG ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग डायरेक्टली ओन। इन्होंने जो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग खरीद रखी है डायरेक्टली, उसको बेचा तो LTCG हुआ, ठीक है। बताइए कौन से सेक्शन में होगा? 112 होगा क्या या 112A होगा? एक 112 होगा सर। अरे MMR नहीं लगेगा, क्या बातें कर रहे हो? स्पेशल रेटेड इनकम पे स्पेशल रेटेड इनकम ही लगती है, स्पेशल रेटेड टैक्स ही लगता है, अभी तो बताया था। जिन जिन चीजों पे स्पेशल रेट है वो स्पेशल रेट से टैक्सेबल होगी। चलिए, तो LTCG ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कितना है भैया? 20 करोड़ रुपए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर ऑफ A लिमिटेड। ये रे, इस कंपनी के शेयर जो इनके पास थे ना कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वाले, वो शेयर बेचे। बताइए टैक्सेबल है या नहीं है? और कौन से सेक्शन में है? 111A में है क्या? हाँ जी सर। कितना है? 2 करोड़ रुपए। क्लियर? आगे आइए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग डायरेक्टली ओन बाय, हाँ यही वाला, इसी पे, ये यहीं पे STCG ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। बोलिए टैक्सेबल है या नहीं है? टैक्सेबल है या नहीं है? ओके, कितनी रेट से? देखो ये 20% है और ये 15% है और ये कितना है? इट्स MMR, बिल्कुल ठीक है। हो गया काम? DEF का काम हो गया क्या? हाँ जी, DEF का काम हो गया क्या? यस, टोटल इनकम बोलो। 30 करोड़। टोटल इनकम कितनी है? 30 करोड़। आगे बात समझ में? ओके, अब मुझसे पूछा क्या था? टोटल इनकम ही पूछी, तो आप टैक्स ना निकाले, एग्जाम में भी नहीं निकालना आपको, जब पूछा नहीं तो निकालना नहीं। ऐसा ना सोचे कि आप टैक्स निकालोगे तो आपको 2-3 नंबर एक्स्ट्रा दे देगा।
कुछ नहीं मिलना। ठीक है, मैं आगे कर लेता हूँ। अब आ रहे हैं सर, किसकी इनकम निकाल रहे हैं? मिस्टर एक्स की। कितने परसेंट यूनिट है एक्स के पास? 10% यूनिट। ठीक है, अब ध्यान से समझना है एक बार, ट्रस्ट ने कितना पैसा कमाया टोटल, बताइए। ट्रस्ट ने टोटल कितना पैसा कमाया? 50 करोड़, राइट? ट्रस्ट ने टोटल कितना कमाया? 50 करोड़। राइट, यस सर, 50 करोड़ कमाया। और बांटा कितना? 50 करोड़ बांटा। और हमने ये पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले कि ट्रस्ट जो इनकम बांटता है वो सेम नेचर में बांटता है। बोलो हाँ या ना? बोलो, ट्रस्ट जो इनकम बांटता है वो सेम नेचर में बांटता है क्या? यस। क्या आप बता सकते हो मिस्टर एक्स को कितने रुपए मिले होंगे ट्रस्ट से? मिस्टर एक्स को ट्रस्ट से कितने रुपए मिले होंगे, बता सकता है कोई? कितनी इनकम बटी होगी? कितना? विकास कह रहे हैं 30 करोड़। शेफाली कह रहे हैं 5 करोड़। और कोई? ये 2 करोड़। और बोलिए। 20 करोड़। 20, 30, 50, 5 और अरे कमाए 50 करोड़। आगे लिखा है कि इन्होंने बांटे 50 करोड़ और आप 10% के मालिक हो, तो आपको कितना मिलेगा? इस कैलकुलेशन में भी डाउट है आपको? ये लो सुनो, नया आंसर सुनो। 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, ये आंसर आ रहे हैं। बताओ, बताइए। एक कंपनी 50 करोड़ रुपए बांटती है और कहती है कि आप मेरे 10% होल्डर हो, तो आपको कितना मिलेगा? और आप कहते हो सर 30 करोड़ मिलेगा। हाँ जी। अरे इसमें भी सोचने वाली बात है क्या? 5 करोड़ मिलेगा? कहाँ चले जाते हो? पूछा जाता है आपको अमाउंट, आप पहुंच जाते हो टैक्सेबिलिटी पे। आपसे टैक्सेबिलिटी पूछी है क्या किसी ने? अगर कंपनी ने, ट्रस्ट ने 50 करोड़ रुपए बांटे, साफ साफ लिखा है, और ये और बोला कि आप 10% के मालिक हो, तो आपको कितना मिलेगा? पांच करोड़ मिलेगा या नहीं मिलेगा? अभी भी बोलो, अभी भी डाउट है कि नहीं सिर्फ 5 करोड़ नहीं मिलेगा? क्यों चले जाते हो? क्या टैक्सेबल है, क्या टैक्स फ्री है, वहां क्यों चले जाते हो? किसने पूछा? इतना ही तो पूछा है खाली कि 50 करोड़ बांटे आपको क्या मिलेगा। तो सर 5 करोड़ रुपए मिलेंगे मिस्टर एक्स को। ठीक है, मिस्टर एक्स का हिस्सा है 5 करोड़, 5 करोड़ मिल जाएंगे। अब सवाल ये आता है कि ये 5 करोड़ रुपए में कौन सी इनकम है? ठीक है, हमने कहा कि जब जो भी इनकम बटेगी सेम प्रोपोर्शन में बटेगी, सेम नेचर में बटेगी। तो इस 5 करोड़ में रेंटल इनकम भी होगी, इस 5 करोड़ में एलटीसीजी भी होगा, इस 5 करोड़ में एसटीसीजी भी होगा, और इस 5 करोड़ में एसटीसीजी दूसरा वाला भी होगा। ठीक है, और 5 करोड़ में इंटरेस्ट भी होगा। बोलो हाँ यार? हाँ, तो प्रोपोर्शन निकाल देना है। प्रोपोर्शन कैसे निकालना है कि सर 7 करोड़ रुपए की टोटल इनकम, हमारी टोटल इनकम में 7 करोड़ रुपए क्या था? रेंटल था। 7 करोड़ रुपए क्या था? रेंटल था ना? तो 7 करोड़ का भी 10% मिला होगा क्या हमें? 0.7 करोड़, 2 करोड़, 0.2 करोड़, 0.8 करोड़।
ठीक है, और 1.3 करोड़ टोटल करो एक बार, यही आता है क्या? 5 करोड़ आता है क्या? टोटल करो भाई, 5 करोड़ आता है क्या? बोलिए, 5 करोड़ आता है क्या? यस। तो क्या सेम नेचर में डिस्ट्रीब्यूट हो गई इनकम? जिस नेचर में बिजनेस ट्रस्ट ने कमाई थी उसी नेचर में डिस्ट्रीब्यूट हो गई क्या? हाँ। अब इसमें से कौन सी इनकम टैक्सेबल है वो अलग मैटर है। तो टैक्सेबल कौन सी इनकम है भैया? रेंटल इनकम। क्या बिजनेस ट्रस्ट ने टैक्स दिया है? बताइए, क्या रेंटल इनकम पे बिजनेस ट्रस्ट ने टैक्स दिया है क्या? नहीं दिया, तो इसको देना है। यस, इसको देना है, यूनिट होल्डर को देना ना फिर। यस, एलटीसीजी पे दे दिया, एसटीसीजी पे दे दिया, इन पे दे दिया। क्या इंटरेस्ट पे दिया है? नहीं सर। तो लो जी, क्या 2 करोड़ रुपए की इनकम टैक्सेबल आ गई? डबल टैक्सेशन नहीं होगा ना। जिस इनकम पे ट्रस्ट ने टैक्स दे दिया उस पे यूनिट होल्डर नहीं देगा, और जिस पे यूनिट होल्डर देगा उस पे ट्रस्ट ने नहीं दिया होगा। बोलो जी, आई बात समझ में? हालांकि ये क्वेश्चन इनका क्या हो गया, थोड़ा सा डिफॉल्ट हो गया। पहले क्या होता था, यहाँ पे फिगर चेंज थी, अब इन्होंने क्या किया, फिगर चेंज नहीं की। तो चेंज नहीं करने से इनका क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। ठीक है, मैं बताऊंगा आगे वो भी कैसे। एक बार पहले यहाँ तक बताओ, यहाँ तक बात समझ में आई क्या? आपको बोला कि ट्रस्ट ने कमाया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सुन लीजिएगा। ट्रस्ट ने कमाए 50 करोड़, बांटे कितने? 50 करोड़। ठीक है, एक यूनिट होल्डर जिनके पास 10% यूनिट है सर, तो उनकी इनकम बताओ। तो उनको 50 करोड़ में से 5 करोड़ मिले होंगे ना? यस। अब 5 करोड़ क्या मिला, हम क्या माने उसको कि वो क्या है? तो सेम इनकम है। रेंटल में से भी मिल गया 10%, इसमें से भी 10%, इसमें से भी 10 10 10 10, ये नेचर हो गया। अब जिस इनकम पे ऑलरेडी ट्रस्ट टैक्स दे चुका है उस पे तो यूनिट होल्डर नहीं देगा, और जिस पे इन्होंने नहीं दिया उसमें यूनिट होल्डर दे देगा। बताइए, पहले तो यहां तक बोलो, कोई डाउट है? अब मुझे एक बात बताओ, मान लो यहाँ पे लिखा होता कि डीईएफ डिस्ट्रीब्यूटेड 40 लाख, तो क्या होता? हम क्या मानते, कौन सी इनकम में से 40 लाख आया? अगर ये लिखा होता कि डीईएफ डिस्ट्रीब्यूटेड 40 लाख, तो हम क्या मानते? ये बताइए। बोलो बोलो भाई, बोलो। अगर ऐसा लिखा होता कि 40 लाख डिस्ट्रीब्यूट किया है तो क्या मानते आप? रेंटल और इंटरेस्ट तो मानते ही नहीं, फिर गलती कर रहे हो। सेम, सारी इनकम बांटी है, प्रोपोर्शनेट कर दो। क्या बोलोगे आप कि भैया देखो रेंटल कितनी थी, ध्यान से सुनना, रेंटल कितनी थी? 7 करोड़ रुपए। तो आप कहोगे भैया 7 करोड़ में से मुझे कितना मिला? टोटल 50 करोड़ कमाए, 40 करोड़ बांटे, है ना? कमाए कितने? 50 करोड़, बांटे कितने? 40 करोड़। और रेंटल इनकम कितनी थी? 7 करोड़। तो मुझे प्रोपोर्शनेटली रेंटल इनकम कितनी मिली होगी? बोलो, ऐसे ही करोगे आप? उसका 10% तो लेना ही है ना। हाँ जी। तो यहाँ पे 7.7 की जगह 0.56 करोड़ आ जाता, 56 लाख रुपए आ जाते। 70 लाख की जगह कितने आ जाते? 56 लाख रुपए आ जाते। समझ रहे हैं? मैं जब भी आपको दूंगा मैं सेम नेचर में इनकम दूंगा। अब या तो मैं आपको स्पेशली बताऊं, ध्यान से सुनो, या तो मैं स्पेशली आपको बताऊं कि भैया मैं इंटरेस्ट इनकम दे रहा हूं तुमको, तब तो ठीक है, आप कहोगे इंटरेस्ट इनकम मिली है। या मैं स्पेशली कहूं कि मैं तुम्हें रेंटल इनकम दे रहा हूं, तो भी तुम कहोगे कि हाँ ठीक है सर, पता है रेंटल इनकम मिली। पर मैंने कहा ही नहीं, मैंने कहा कि मैंने 50 कमाए 40 बांट दिए, तो जाहिर सी बात है 40 में प्रोपोर्शनेटली बांटा है ना सब में से। उसमें रेंटल भी है, उसमें एलटीसीजी भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। आई बात समझ में? तो अगर यहाँ पे 50 की जगह 40 होता तो हम प्रोपोर्शनेट करते, पर क्योंकि पूरा ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो सीधा ही 10% ले लिया।
बोलो भाई बोलो, आगे क्या बात समझ में, कोई भी डाउट है तो बोल दो। नहीं है, चलो अब एक बार आंसर देखो आप। आंसर, हालांकि इसके आंसर में थोड़ी गड़बड़ है, मैं बता दूंगा क्या गड़बड़ है, वो भी सुन लीजिए। यहां तक कोई गड़बड़ नहीं है, 30 करोड़ का टैक्सेबल इनकम आ गया किसका, बिजनेस ट्रस्ट का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि पहले जब क्वेश्चन ये था तो यहाँ पे इनकम 60 करोड़ हुआ करती थी, एक इनकम और थी यहाँ। ठीक है, फिर उन्होंने क्वेश्चन चेंज किया तो वो इनकम तो हटा दी यहाँ पे, पर इन्होंने आंसर में वो हटाना भूल गए, आंसर में वो उसको हटाना भूल गए। तो अभी भी वो 60 से डिवाइड कर रहे हैं, जबकि वो 50 से डिवाइड होगा, 60 से डिवाइड नहीं होगा। आगे बात समझना, जैसे अपन ने अभी ये निकाला ना 0.56, तो वो 60 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पुराने क्वेश्चन में वो 60 से डिवाइडेड था, तो उन्होंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, आंसर चेंज नहीं किया। ओके, हमारे लिए काम की बात वो नहीं है, काम की बात ये है सर कि देखिए रेंटल इनकम टैक्सेबल होगी और इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल होगी, तो हमने भी यहाँ पे रेंटल इनकम टैक्सेबल किया और इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल किया, बाकी सारी एग्जाम कर दी क्योंकि ऑलरेडी बिजनेस ट्रस्ट टैक्स दे चुका है। बोलिए जी, कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। नहीं है? हाँ जी शुभम जी बोलो। शुभम, नहीं सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर। अच्छा चलिए 40 करोड़ वाला रिपीट कर दो। 40 करोड़ का हमने ये बोला कि सर देखो बिजनेस ट्रस्ट ने कमाया कितना, 50। ठीक है, बिजनेस ट्रस्ट ने कितना कमाया सर, 50 करोड़। अब इस 50 करोड़ में 5 तरीके की इनकम आप ये मान लीजिए। ठीक है, ए बी सी डी ई, ऐसे 5 तरीके की इनकम है इसके अंदर। ठीक है, अब ये कहता है कि ये कौन है, ये ले लेते हैं हम, तुषार है। ठीक है, बिजनेस ट्रस्ट कहता है कि मैंने तुषार को 10 करोड़ रुपए दिए, ध्यान से सुनना, मैंने तुषार को 10 करोड़ रुपए दिए। अब आप खुद सोच के बताइए कि ये 10 करोड़ रुपए कौन सी इनकम में से होंगे, क्या हमें पता है? नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। तो हम इसको प्रपोर्शन करेंगे। ठीक है, अब ये 50 करोड़ का कॉम्बिनेशन भी लिख देता हूं मैं। ठीक है, ये 10 करोड़ है, ये 8 करोड़ है, ये 2 करोड़ है ना, ये 20 करोड़ है, तो ये हो गया 20 30 40 50, ये इस तरीके से 50 करोड़ का कॉम्बिनेशन है। अब हमने बोला कि तुषार को 10 करोड़ रुपए दिए और ये नहीं बताया कौन सी इनकम दी है, तो बताइए क्या तुषार के लिए भी 5 इनकम होगी? बताइए क्या तुषार के लिए भी 5 इनकम होगी? यस, सेम प्रपोर्शन में कि 10/50 इंटू 10, ऐसे ही कर देंगे। बोलो ऐसे ही हो जाएगा ना, प्रपोर्शन सेम। यस सर, तो ये हो गया तुषार के लिए प्रपोर्शन। अब अगर मैं तुषार को कह देता कि मैंने भैया 10 करोड़ दिया और कौन सा दिया है, इंटरेस्ट, मतलब यहाँ ए दिया है और ई दिया है, तो ए और ई में से हो जाती है इनकम, समझ गए? तो वैसे ही हमें यहाँ पे क्या बोला कि 50 में से 50 बांट दिया, पहले तो ये बोला 50 में से 50 बांट दिया। ठीक है, तो फिर हमें प्रपोर्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हम सीधा बोल दिए कि भैया 10% का ऑर्डर है, तो ठीक है इसका भी 10% मिला, इसका भी 10% मिला, इसका भी 10%, इसका भी 10%, इसका भी 10%। पर अगर ये कहता है कि 50 नहीं 40 करोड़ ही बांटूंगा, 10 करोड़ में रखूंगा अपने पास, तो ये हम क्या बोलते हैं कि इस 10 करोड़ में से कैसे बांटा होगा कि 10 करोड़ इंटू 40/50, 10 करोड़ में से 40 करोड़ के बराबर बांटा 50 के रेशियो में, और उसका 10% मुझे मिला। आई बात समझ में? तो 0.8 करोड़ मिला, जबकि मुझे यहाँ पे 1 करोड़ मिल रहा था। ओके जी, और कोई? हाँ जी, और कोई है, कोई डाउट किसी के मन में तो बोल दीजिए।
चलो तो आज इतना ही करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक है वो 1 घंटा लेगा अपना, और कंटिन्यूअसली उसको करना जरूरी है, क्योंकि उसका भी सेम वैसा ही चार्ट बनेगा जैसा हमने बिजनेस टेस्ट का बनाया था ना, ऐसे। तो इसलिए उसका टाइम लगेगा, तो एक साथ ही करेंगे उसको, टुकड़ों में नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हाँ पंकज, तुम्हारे वो बोलो, सेट ऑफ वाले क्वेश्चन बोल दो, क्या है तुम्हारे टेस्ट वाले, क्या क्वेश्चन है वो बोल दो, टेस्ट के क्या दो क्वेश्चन क्वेश्चन है सर, बताता हूँ। बोलो। एक तो सर ये है, कैश गिफ्ट रिसीव्ड बाय एचयूएफ फ्रॉम इट्स मेंबर टू द एक्सटेंट ऑफ 75,000 विल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ मेंबर एचयूएफ नील, मतलब एग्जम्प्टेड और नन ऑफ दिस ऑप्शन था। तो सर इसमें मैंने ये कहा कि अगर एक मेंबर कंट्रीब्यूट कर रहा है 75,000 कैश गिफ्ट, तो टैक्सेबल होना चाहिए मेंबर के हाथ में। मेंबर वो क्या है? गलत है सर। मेरा आंसर ये था, मेंबर के हाथ। नहीं, आप कह रहे हो कि एचयूएफ को गिफ्ट दिया मेंबर ने, ऐसे बोल रहे हो? मेंबर ने, हाँ ये क्वेश्चन था सर, क्वेश्चन ये हाँ, बोलता है। तो इनकम किसकी होगी? एचयूएफ की। क्योंकि होगी। अब अगर वो लिमिट के बाहर है तो एचयूएफ के लिए टैक्सेबल कर दो, और नहीं है तो सर टैक्सेबल। ये लिमिट क्या, 50,000 वाली कैश गिफ्ट वाली लिमिट है सर। वही होती है गिफ्ट की तो सर इसमें 75,000 वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, और आंसर आ रहा है नन, इट्स एग्जेम्प्ट। अरे तो रिलेटिव से गिफ्ट एग्जम्प्ट होता है ना मेरे लाल, रिलेटिव नहीं होता क्या मेंबर? हाँ अच्छा, एचयूएफ का रिलेशन वाला क्लोज नहीं लगाया, ठीक है सर। ये, और सर वैसे फॉर एग्जांपल एक मैं मेंबर हूँ एचयूएफ का, एंड मेरे पास एक लैंड है, मुझे उससे रेंटल इनकम, लैंड प्रॉपर्टी कुछ भी है, बिल्डिंग बिल्डिंग कुछ भी है मेरे पास, मुझे रेंटल इनकम आता है, ठीक है सर। मैंने वो एचयूएफ में कंट्रीब्यूट कर दिया, वो लैंड मैंने एचयूएफ में डाल दी ना, उससे जो रेंटल आता है वो किसकी इनकम मानी जाएगी, एचयूएफ की या मेरी? क्लबिंग होगी आपके हाथ में। मेरे हाथ में क्लबिंग होगी। मैं सर वो चीज मिक्स कर गया, और मैंने कैश गिफ्ट को उस तरह से मान लिया, ठीक है, ये गलती और समझ आ कोई? गई। एक सर, एलटीसीजी अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड सिक्योरिटीज इन द हैंड ऑफ नॉन रेसिडेंट स्लैश फॉरेन कंपनी इज चार्ज टू टैक्स एक्ट। ये वाला मुझे कहीं नहीं मिला पॉइंट, ना तो अदर सोर्स में, ना कैपिटल गेन में। नहीं, ये तो मैंने अनलिस्टेड पे कैपिटल गेन क्या होता है बताओ? एलटीसीजी एलटीसीजी अनलिस्टेड ऑन पे अनलिस्टेड शेयर। अब मैंने रेजिडेंट और इसको नॉन 100 मैंने इसको 112 वाला समझ के 20% लगा दिया। अच्छा, मेरा आंसर ये था। ठीक है। बट इसमें नॉन रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ, नॉन रेसिडेंट के बारे में मैंने कुछ पढ़ा नहीं थी नॉन बारे रेजिडेंट में। के लिए अलग से टैक्सेशन होता है, और इंडेक्सेशन नहीं होता, और 10% की रेट से टैक्सेबल होता है। अभी पढ़ेंगे हम नॉन रेजिडेंट का असेसमेंट। अच्छा, ये क्या सर टीडीएस का पॉइंट है क्या सर ये वैसे? अब वो क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली मेरे सामने नहीं है, आज तो आप पूरा क्वेश्चन पढ़ो, और अदरवाइज नॉन रेजिडेंट के लिए इंडेक्सेशन नहीं मिलता उसको, तो दैट्स वाई वो 10% की रेट से टैक्सेबल होता मैं वैसे क्वेश्चन पढ़ देता हूँ अगर आपको चाहिए, मैंने नोट डाउन कर लिए। है। LTCG arising from transfer of unlisted securities in the hands of non-resident slash foreign company is charged to tax act। चार्ज टू टैक्स एक्ट टैक्स मतलब रेट, टैक्स ओके। रेट एक्ट। हाँ हाँ, ऑप्शंस। ये क्वेश्चन था सर। सर ऑप्शंस में 10% था, 20% था, नील था, और चौथा ऑप्शन मुझे याद नहीं। तो 10% होगा, क्योंकि नॉन रेजिडेंट के लिए इंडेक्सेशन नहीं होता, और जहाँ पे इंडेक्सेशन नहीं होता वहाँ पे एलटीसीजी पे 10% लगता ठीक है सर, समझ गए। ये बस है। दो गलत थे, बाकी तो ठीक थे सारे। शेफाली कह रहे हैं सर सर। हाँ, शेफाली, और आपकी रेगुलर क्लास है ना अभी तो? चलो एक काम करो, शाम को 4 से 5 आ जाओ, तो स्टडी जिसका बचा हुआ है ना, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर, वो शाम को 4 से 5 आ जाना। सर आप सर वो क्या है, ड्यू चल रहा है ना, ड्यू अपन सबसे पीछे ही है अभी तक। अरे लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन किसी चीज की मतलब, वीडियो नहीं चल रहा। चलो आ जाओ, आप 4 से 5 आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर आप आगे के टेस्ट डाल रहे हो क्या सर, उस पे डिडक्शन वगैरह की? अभी डालेंगे, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, आपको मैसेज आ जाएगा, डोंट वरी। अच्छा था सर कैपिटल गेन वाला टेस्ट। देते रहो, सारे टेस्ट अभी दिए नहीं है बहुत लोगों ने।
क्योंकि वो तो एग्जाम टाइम में देंगे ना। तो भैया टेस्ट देते रहो। सर मेरे साथ तो प्रॉब्लम ये है कि मेरे फोन में ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा और मेरे भैया के फोन में ऐप डाउनलोड किया हुआ है, तो भैया अभी यहाँ पे है नहीं, तो बाकी लोग तो टेस्ट दे लो तो भाई। आप देखो